नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से न्यूज चैनलों पर H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश में इसके मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार इस पर निगरानी बनाए हुए है। ICMR ने भी इस पर गाइडलाइंस जारी की है। मीडिया के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये दोबारा से हमारे लिए कोरोना काल जैसे हालात उत्पन्न ना कर दे। तो क्या सच में ये वायरस हमारे लिए चिंता का विषय है? क्या दोबारा से हमारे लिए कोरोना काल जैसे हालात उत्पन्न कर सकता है? आखिर ये वायरस हमारे लिए कितना खतरनाक है? इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये वायरस हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है। इसके थोड़े इतिहास के बारे में जानेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है या किन लोगों के लिए ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। सो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राम गोपाल गुजराती और अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। India is witnessing a surge in H3N2. H3N2 वायरस ने अपना देश में 9 लोगों की जान ले ली है। तो आइए जानते हैं आखिर एक वायरस होता क्या है और किस तरह ये H3N2 वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बनाता है। दोस्तों, वायरस या विषाणु एक अति सूक्ष्म रोग कारक होता है जो स्वयं रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, बल्कि किसी लिविंग सेल के द्वारा ही अपनी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसके आकार की यदि हम बात करें तो दोस्तों आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि नमक के एक सिंगल दाने में लगभग 12.5 करोड़ H3N2 वायरस समा सकते हैं। तो दोस्तों इतना अति सूक्ष्म होता है H3N2 वायरस। आइए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं किस तरह ये H3N2 वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और किस प्रकार ये हमें बीमार करता है। फर्स्ट स्टेप, एंट्री इनटू द बॉडी। दोस्तों ये वायरस भी कोरोना की ही तरह हमारी आंख, नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उससे निकलने वाली वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में ये हमारे नाक, आंख और मुंह के संपर्क में आता है और इस तरह ये हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों ये बाहरी सरफेस पर लगभग 24 घंटे तक एक्टिव रह सकता है, इसीलिए चीजों को छूने से ये हमारे हाथ पर और हाथ से फिर आंख, नाक या मुंह में प्रवेश कर जाता है। सेकंड स्टेप, अटैचिंग टू सेल्स। दोस्तों अंदर प्रवेश करने के बाद ये इसके ऊपर पाए जाने वाले विशेष कांटेनुमा संरचना, जिन्हें हम हीमोग्लूटिनिन कहते हैं, उनकी सहायता से हमारे श्वसन तंत्र की कोशिका पर चिपक जाता है या अटैच हो जाता है। थर्ड स्टेप, पेनिट्रेशन ऑफ द सेल। सेल से अटैच होने के बाद ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर ये अपने RNA को सेल के न्यूक्लियस में रिलीज कर देता है और दोस्तों इस प्रकार ये अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए सेल के विभिन्न ऑर्गन्स को हाईजैक कर लेता है। फोर्थ स्टेप, रेप्लिकेशन। अब इस सेल्यूलर मशीनरी या विभिन्न सेल ऑर्गन्स के द्वारा ये अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब इनकी अधिक संख्या होने पर यह होस्ट सेल ब्लास्ट हो जाती है और ये नए जन्मे वायरस पार्टिकल्स दोबारा हमारे श्वसन तंत्र में फैल जाते हैं। फिफ्थ स्टेप, स्प्रेड ऑफ द वायरस। नए जन्मे वायरस अपने आसपास की हेल्दी सेल्स को इसी प्रक्रिया के द्वारा दोबारा से संक्रमित करने लग जाते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो साइटोकाइंस और अन्य प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हरकत में आता है और दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम के डिफेंसिव मैकेनिज्म के कारण ही हमें खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ स्टेप है इम्यून रिस्पॉन्स। दोस्तों इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का एक ऐसा प्राकृतिक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो बाहरी कारकों जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया आदि से हमारे शरीर की रक्षा करता है। दोस्तों इसके अद्भुत कारनामों को यदि हम यहाँ एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो एक 20 मिनट की वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो में इसको शॉर्ट में समझते जाइए। शरीर में वायरस का पता चलने पर हमारा इम्यून सिस्टम इसी वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज इस वायरस के स्पाइक्स जैसे कि हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज इन पर अटैच होकर इस वायरस को नष्ट कर देती है या फिर इसे बेअसर कर देती है। हालांकि इस H3N2 में हाई म्यूटेशन रेट देखने को मिलता है, यानी कि ये अपने ऊपर मौजूद इन स्पाइक्स में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन करता रहता है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और हमारे श्वसन तंत्र में ये रेप्लिकेट होते रहता है। सेवंथ स्टेप, शेडिंग ऑफ द वायरस। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ये लगभग 1 सप्ताह तक अपना आशियाना बनाकर रह सकता है और जब वो खांसते या छींकते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये अन्य लोगों में भी फैल जाता है। तो इस तरह H3N2 का साइकिल चलता रहता है और ये लोगों को संक्रमित करते रहता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस H3N2 के इतिहास के बारे में। इसे और गहराई से समझते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है या किन परिस्थितियों में ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों H3N2 वायरसेस की इन्फ्लुएंजा ए फैमिली का एक सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा फैमिली की 4 कैटेगरीज होती है, A, B, C और D, जिसमें से दोस्तों A व B के द्वारा ही
हम इंसानों में सबसे अधिक संक्रमण देखने को मिलता है। सी टाइप के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और डी टाइप केवल जानवरों में होता है। दोस्तों, ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरसेस को इनके ऊपर पाए जाने वाले दो एंटीजन प्रोटीन्स हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के आधार पर विभिन्न सबटाइप्स में बांटा गया है, जबकि बी टाइप के वायरसेस को केवल इनकी दो प्रजातियों में बांटा गया है। एंटीजन प्रोटीन्स वायरस की सतह पर बनी एक कांटेनुमा संरचना होती है जो किसी रिसेप्टर की तरह काम करती है। दोस्तों, इसी पर डिपेंड करता है कि वो वायरस किसी सेल में प्रवेश कर पाएगा या नहीं, या हमारे इम्यून सिस्टम का उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा। हीमोग्लूटिनिन के कुल 18 सबटाइप्स होते हैं और न्यूरामिनिडेज के 11। तो इस प्रकार कुल ए टाइप के वायरसेस के 198 सबटाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से 130 प्रकृति में पाए जा चुके हैं। इन एंटीजन प्रोटीन्स के आधार पर ही इनका नामकरण होता है, जैसे कि H1N1, H1N2, H2N1 या फिर H3N2। दोस्तों, H1N1 ने 1918 में भयानक महामारी फैलाई थी, जिसे आज हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद H2N2 ने 1957 में लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों की जानें ली। दोस्तों, इन वायरसेस में भी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रीअसॉर्टमेंट, एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट आदि जेनेटिक वेरिएशंस के द्वारा ये अपने से भिन्न एक नया स्ट्रेन बना लेते हैं, जो हो सकता है पहले से अधिक तेजी से फैलता हो, पहले से अधिक घातक हो, या हो सकता है उससे अधिक कमजोर हो। 1957 के इसी H2N2 ने 1968 में रीअसॉर्टमेंट के द्वारा एक नए स्ट्रेन को उत्पन्न किया, H3N2। दोस्तों, जिसने इन्फ्लुएंजा से होने वाली तीसरी महामारी को जन्म दिया, जिसे आज हम हांगकांग फ्लू के नाम से जानते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन से अधिक लोगों की जानें गई थी। इसके बाद इसकी वैक्सीन बना ली गई, जिससे इसके मामले कंट्रोल में आए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना, इनमें जेनेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन के द्वारा इवोल्व होने की क्षमता रहती है, और इसीलिए ये H3N2 भी उस समय से लेकर आज तक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के द्वारा इवोल्व होता रहा है, और हमारे बीच में कई सीजनल फ्लू या जिन्हें हम मौसमी सर्दी जुकाम कहते हैं, उनका कारण बनता रहा है, और आज तक भी ये सर्कुलेशन में है। दोस्तों, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट काफी धीमे होने वाली एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जिसमें वायरस के जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, विशेषकर उन जीन्स में जो वायरस के सरफेस एंटीजेंस जैसे कि हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इन सरफेस एंटीजेंस में आए हल्के बदलावों के कारण हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें पहचान नहीं पाता है। हमारे इम्यून सिस्टम से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, और इस प्रकार ये अपने नए नए वेश बदलकर हमें बीमार करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस से इवोल्व हुए ये वायरस हमारे शरीर के लिए पूर्णतः नए नहीं होते हैं, बल्कि इनमें थोड़ा बहुत ही बदलाव आता है, और इसीलिए सामान्यतः हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद इनसे लड़ना सीख ही जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना, ये वायरस समय के साथ साथ अपना रूप बदलते रहते हैं, इसीलिए इनकी वैक्सीन को भी हर साल अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ताकि वो नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी असर दिखा सके। तो दोस्तों, ये तो थी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट प्रोसेस, जिसके द्वारा ये H3N2 उस समय से लेकर आज तक धीरे धीरे इवोल्व होता आया है, और इससे हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम मिल जाता है इससे फाइट करने के लिए, और इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा यदि कोई वायरस सडनली इवोल्व कर जाए, यानी कि वो किसी ऐसे नए स्ट्रेन को जन्म दे जो हमारे शरीर के लिए पूर्णतः नया हो? तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आती है महामारी, जैसा कि हमने अभी कोविड-19 के रूप में देखा। कोरोना महामारी का कारण SARS-CoV-2 वायरस था, जो हमारे शरीर के लिए एकदम नया वायरस था। ये एक नोवेल वायरस था। ये वायरस चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से 96% जीनोम शेयर करता है। इसीलिए ये माना गया है कि ये वायरस चमगादड़ों से ही फैला है, लेकिन ये एग्जैक्टली इंसानों तक कैसे इवोल्व हुआ, ये अभी तक अज्ञात है। दोस्तों, अभी तक इतिहास में वायरसेस के द्वारा जितनी भी महामारियां देखने को मिली हैं, वो अक्सर वायरसेस के सडन इवोल्यूशन या फिर एक नोवेल वायरस के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस में जो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, उसे तो हम अभी जान ही चुके हैं, इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इनमें सडन इवोल्यूशन होता है, वो एंटीजेनिक शिफ्ट या रीअसॉर्टमेंट के द्वारा होता है। दोस्तों, एंटीजेनिक शिफ्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक वायरस एक ही होस्ट सेल में प्रवेश करें, और वहां पर वो सभी अपने अपने जेनेटिक मटेरियल्स या जीन्स को मिक्सअप करके उन सभी से पूरी तरह भिन्न एक नए वायरस स्ट्रेन को जन्म दे, जो किसी नए होस्ट जैसे कि इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो। भैया, इसी का उदाहरण है 2009 में आई स्वाइन फ्लू महामारी, जिसमें स्वाइन, एवियन और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस ने सुअर की होस्ट सेल में प्रवेश किया और वहां अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके एक नोवेल वायरस
H1N1 PDM09 को जन्म दिया, जो इंसानों में तेजी से फैल सकता था। रीअसॉर्टमेंट भी इसी के जैसी प्रोसेस है, बस केवल उसमें इतना अंतर होता है कि जीन एक्सचेंज होने के बावजूद भी एक नया वायरस नहीं बनता है, बल्कि उसमें कुछ गुण पहले वाले वायरस के भी होते हैं। तो कुल मिलाकर जब वायरस एंटीजेनिक शिफ्ट या रीअसॉर्टमेंट के द्वारा सडनली इवोल्व करता है, तब ये सर्वाधिक खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एकदम नया वायरस होता है और इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसे आसानी से डिफेंड नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए हमारे फेफड़ों की ये अति सूक्ष्म गुब्बारे जैसी संरचनाएं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जिनसे रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, इनमें यदि किसी नोवेल वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो इसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर साइटोकाइंस और अन्य प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे यहाँ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और ये एल्वियोलाई फ्लूइड के द्वारा भर जाती है। अब दोस्तों, ये इन्फेक्शन फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में फैलने पर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है और यदि टाइम पर उसे वेंटिलेटर ना मिले या ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे विभिन्न ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और फाइनली ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि 20 से 40 साल की एज ग्रुप के लोग, इनमें भी दोस्तों इम्यून सिस्टम के हाइपर रिएक्शन के कारण बहुत ज्यादा मौतें देखने को मिलती है। दोस्तों, ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो वायरस को नष्ट करने की कोशिश में हमारी ही हेल्दी सेल्स को भी नष्ट करने लग जाता है और इस प्रकार वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। इसीलिए दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर के दौरान हमें जवान लोगों के भी काफी ज्यादा डेथ केसेस देखने को मिले। तो इस तरह से एक नोवेल वायरस लोगों की मौत का कारण बनता है। तो क्या ये H3N2 वायरस भी एक नोवेल वायरस है? जी नहीं, बल्कि ये तो 1968 के हांगकांग फ्लू के समय से आज तक हमारे बीच में सर्कुलेशन में है। दोस्तों, ये उस समय से लेकर आज तक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन के द्वारा धीरे धीरे इवोल्व होता आया है। हालांकि बाकी और इन्फ्लुएंजा की तुलना में इसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशन रेट देखने को मिलता है और इसीलिए ये बाकी के इन्फ्लुएंजा वायरसेस की तुलना में ज्यादा सीवियर है। बूढ़े, बच्चे और बीमार, कुल मिलाकर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और काफी कम केसेस में ये ऐसे लोगों के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। बाकी यदि नॉर्मल हेल्दी लोग इसकी चपेट में आ भी जाएं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतः इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स के बाद में उनका इम्यून सिस्टम इससे डिफेंड करना सीख ही जाता है। हालांकि आप भले ही किसी भी एज ग्रुप के हों, लेकिन इसके लक्षण सामने आने पर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपका डाउट क्लियर हुआ, ये कोई नोवेल वायरस नहीं है जो हमारे लिए कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न कर दे, बल्कि ये एक एग्जिस्टिंग सीजनल फ्लू वायरस है, जिससे सीजनल फ्लू होता है। इसके साथ दोस्तों 3 और वायरसेस H1N1 और B टाइप के 2 लीनेजेस B यामागाटा और B विक्टोरिया, इस प्रकार कुल मिलाकर इन 4 वायरसेस के द्वारा ही सीजनल फ्लू देखने को मिलता है और इसीलिए इन चारों वायरसेस के लिए हमारे बीच में क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन मौजूद हैं, जो इन चारों पर एक साथ असर दिखाती है। हमारे इंडिया में जनरली इस सीजनल फ्लू की हर साल 2 पीक्स देखने को मिलती है, एक सर्दियों के अंत में जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक, और एक बारिश के अंत में सितंबर से नवंबर के बीच में, और इसीलिए ये अनुमान है कि मार्च के अंत तक इसके मामले काफी कम हो जाएंगे। अब इससे बचाव, इसके लक्षण और लक्षण सामने आने पर क्या करें और क्या ना करें, ये सब तो आप मीडिया खबरों के द्वारा जान ही चुके होंगे। बेसिकली आपको कोविड-19 की ही बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जैसे कि हाथों को धोना, मास्क पहनना इत्यादि। तो इस वीडियो के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हैं या कोई डाउट्स हैं तो उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।